बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। हमने ईद से पहले जो सिलसिला शुरू किया था अपने बायोनेटिक्स के लेक्चर्स का, हमने अब तक बायोनेटिक्स पे 4 लेक्चर्स किए। पहले लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था बायोनेटिक्स का कि इंट्रोडक्शन बायोनेटिक्स है क्या। नंबर 2 फिर हमने जो है ये डिस्कस किया था हमारे पास इस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो है वो एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेसेस लिविंग सिस्टम्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि 2 प्रोसेसेस हैं लिविंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। एक का नाम फोटोसिंथेसिस था और दूसरे का नाम, मेनली ये 2 प्रोसेस हैं, दूसरे का नाम रेस्पिरेशन। फिर हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है सबसे पहले केमिकल एनर्जी में और फिर वो एक तरीके से फूड फॉर्म में तब्दील हो जाती है या फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमने बात की थी। फिर हमने अपना सिलसिला शुरू किया था, जो हमारे सिलसिले चल रहे थे, कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि इसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स रिक्वायर हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। नंबर 2 हमने फिर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की थी और हमने कहा था कि इसके लिए हमारे पास फ्री का सोर्स मौजूद है, विच इज लाइट एनर्जी। वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ द लाइट बट द फ्री लाइट इज द सनलाइट। अब उस लाइट का कौन सा हिस्सा, क्योंकि लाइट मुख्तलिफ किस्म की है, उस लाइट का कौन सा हिस्सा हमें चाहिए, तो उसके अंदर हमने कहा था विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में भी हमने कहा था कि रेड एंड ब्लू लाइट हमें रिक्वायर है। फिर उसके बाद यानी इस सिस्टम को रिक्वायर है, हमें क्या रिक्वायर, फिर हमने बात की थी उसकी एनर्जी को, उनके जो फोटॉन्स हैं, उनके क्वांटा जो हैं, उनकी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, पिगमेंट्स की ज़रूरत थी। और वो पिगमेंट्स पे हमने बात की थी कि हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन। अब आगे चलते हैं कि हमें चौथी चीज़ कौन सी चाहिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल। अब एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि ये सेल के अंदर क्या हर सेल में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है? ऐसा नहीं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन सेल में है जहां पे ये ऑर्गेनेल मौजूद है और इस ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। जनरली आप पढ़कर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में कि क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का मैंने एक तरीके से सेक्शन ले लिया। अब सारा के सारा फोटोसिंथेसिस ये यानी आपका यूं समझ ले कि पावर हाउस ऑफ द लिविंग सिस्टम। अंदाजा लगाइए बनाने वाले की कमाल का कि एक सेल जो कि खुद माइक्रोन में है, उस सेल के अंदर जो माइक्रोन में, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो मिली माइक्रोन में है, और उस मिली माइक्रोन के अंदर पूरी दुनिया का पावर हाउस, पूरी दुनिया के लिए पावर जनरेट करके उन्हें पावर दे रहा है। इतना नैनो लेवल पर जाकर सिस्टम बनाने वाले ने बनाया और हम सारे उसकी वजह से एनर्जी ले रहे हैं। पूरी दुनिया का ये बंद हो जाए तो याद रख ली कि दुनिया का सारा निजाम यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके अंदर 2 मेन हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। ये तो एक तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर यहां पर एंजाइमेटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इस एंजाइमेटिक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इस एंजाइमेटिक फ्लूइड को हम स्ट्रोमा। नंबर 2 यहां पर फिर, या नंबर 3 कह लीजिए, यहां पर फिर ये पूरी एक और मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? थायल एक्वाइड मेम्ब्रेन। थायल एक्वाइड मेम्ब्रेन। अब ये थायल एक्वाइड मेम्ब्रेन भी अगर देखा जाए तो 2 किस्म की नजर आ रही है। एक बिल्कुल सीधी सीधी नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं नॉन स्टैक या नॉन अप्रेस्ड, नॉन स्टैग्ड थायल एक्वाइड मेम्ब्रेन। और दूसरी मुझे कैसी नजर आ रही है? एक दूसरे पे फोल्ड हुई भी नजर आ रही है। जो फोल्ड हुई भी नजर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर रखी भी नजर आ रही है,
इसको हम अप्रेस्ड या स्टैग्ड थायलेकोइड मेम्ब्रेन। अब आप इससे पहले पढ़ते हैं ग्रेना या ग्रेनम। इस थायलेकोइड मेम्ब्रेन जो स्टैग्ड थायलेकोइड मेम्ब्रेन है, इस स्टैग्ड थायलेकोइड मेम्ब्रेन से जो टावर लाइक स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये एक ग्रेनम। बट बेसिकली, लेकिन ये बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या है? ये बुनियादी तौर पर इस मेम्ब्रेन है, थायलेकोइड मेम्ब्रेन है। तो अब सारा फोटोसिंथेसिस या तो यहां होगा या इस मेम्ब्रेन पर होगा। मैंने नहीं, हमने भी नहीं, बल्कि रॉबर्ट हिल। इत्तेफाक की बात है कि मैंने जहां से पीएचडी किया शेफील्ड यूनिवर्सिटी का, उसी इंस्टीट्यूट, इस साइंटिस्ट के नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ रॉबर्ट हिल, जहां इसने काम किया। आपको इस चैप्टर में 2 साइंटिस्ट के नाम आएंगे, बाद में और बताऊंगा। तो अभी मैं रॉबर्ट हिल की बात कर। रॉबर्ट हिल वो साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होता है। उसने ये भी बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहां से होती है। तो जो रॉबर्ट हिल था उसने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस 2 मेन पार्ट्स में परफॉर्म होता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, पहले हिस्से में क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, ये एक फेज होता है। दूसरा, वो जो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है फिर फूड एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, ये दूसरा स्टेप हो गया, जिसको हम जर्नली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब यहां पर देखें तो वहां पर 2 हिस्से, एक फ्लूइड है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। ओके, मेम्ब्रेन भी एक तरीके से प्लाज्मा ही है। ये जो स्ट्रोमा है, इसमें दूसरा वाला पार्ट होता है, यानी इंडिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट यहां पर होता है, जिसको पहले डार्क रिएक्शन कहा है। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर कहीं पर भी इधर मुख्तलिफ जगहों पे क्या चीज होती है, यहां पर जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। यानी इस मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर, अभी हम आते हैं उस पर डिस्कस कैसे होता है, इस मेम्ब्रेन पे मुख्तलिफ जगहों पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और उसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होके केमिकल है, वो केमिकल्स फिर इसमें आ जाते हैं स्ट्रोमा में, और यहां पे फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन के जरिए वो केमिकल एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी 2 पार्ट हो गए, एक वो पार्ट है जो यहां पर हो रहा है, एक वो पार्ट है जो यहां पर। अब एक और चीज कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स, और आपको एक और चीज मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। आपके घर पे आपने सुना होगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, ऊपर घर पे प्लेटें लगी हुई होती हैं, वो लाइट के कुछ हिस्से को कैप्चर करती हैं और फिर उसे कहां भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। फिर वहां क्या लगा हुआ होता है, वहां इन्वर्टर लगा होता है और इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी होती है। वो क्या करती है, उसको स्टोर कर लेती है और फिर उसके बाद आप उस स्टोर्ड एनर्जी को घर के या तो किस में इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने बल्ब जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी आप उसको वापस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसे किस में इस्तेमाल करते हैं, अपने फैन चलाने के लिए, अपना एसी चलाने, यानी आप उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी या मोटर चलाने के लिए अपनी जो है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास भी फोटोसिंथेसिस में ऐसा ही होता है और उसके लिए अल्लाह मियां ने क्या लगाया है, एंटीना कॉम्प्लेक्स लगाया है। यानी क्या, कॉम्प्लेक्स जहां पे भी वर्ड आए याद रख लीजिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत सारी चीजों का मजमुआ। यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं और सिर्फ पिगमेंट्स मौजूद नहीं है, some proteins are also here, coenzymes are also here, that's why it is called complex of pigments as well as coenzymes and proteins। ये सारा मिलकर एंटीना कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका काम एंटीना है, इसको हम इसीलिए एक नाम और भी देते हैं, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल काटना, हार्वेस्टिंग। और फसल में आप क्या करते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं
कि गंदम की फसल काट लीजिए तो आप क्या करेंगे, गंदम के दाने जहां लगे उनको निकाल के ले आएंगे, बाकी को नहीं काटेंगे, सिर्फ गंदम के दाने जो काम के। अगर मैं कहूं कि आम की फसल काटनी तो आम के दरख्त काट के नहीं ले आएंगे, उसमें से आप क्या कर लेंगे, यू विल प्लक ऑल दी मैंगोज फ्रॉम हेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम की चीज है उसको उसमें से टोटल में से उस पार्ट को निकाल लिया जाए। तो यहां पे भी ऐसा ही होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें मौजूद हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने बताया बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं, उनके साथ कोएंजाइम्स मौजूद हैं, उनके साथ प्रोटीन्स मौजूद हैं। वो क्या करती है, वो कुछ नहीं करती, वो स्पेशल अपनी अपनी लाइट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उन्हें एक जगह जमा कर देती हैं और फिर क्या करती हैं, जमा करने के बाद उसे जो है स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को प्रोवाइड करती है। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और प्रोटॉन कैरियर्स उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ते। अब इसमें कौन कौन से आपके पास कैरियर्स हैं, जिसको हम बेसिकली सिस्टम बना के क्या कह देते हैं, फोटो सिस्टम्स कह देते हैं। और फोटो सिस्टम्स में हमारे पास फोटो सिस्टम्स, अब ये फोटो सिस्टम्स भी दो हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, दो फोटो सिस्टम्स, और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक है फियो फाइटिन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फियो। आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने, स्ट्रक्चर याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है इस लेवल पे, यू आर नॉट डूइंग पीएचडीज ऑन इट, रिमेंबर दैट वन। फियो फाइटिन के बाद आपके पास यहां पे क्या है, प्लास्टो क्यूनॉन, जिसको आप पीक्यू भी लिख सकते हैं। प्लास्टोक्यूनॉन के बाद आपके पास और क्या चीज है, साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम। फिर आपके पास क्या है, प्लास्टोसाइट, प्लास्टोसाइट, इसको आप पीसीबी कह सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे फेरस सल्फाइड। फिर आपके पास और क्या है, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इसको हम FRS के नाम से भी याद करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FRS। इसके बाद हमारे पास NADP। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को लेकर चलने वाले। अब इसमें मेरे पास मैंने क्या कहा, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन ये लेके चला, इलेक्ट्रॉन ये लेके चला, बिल्कुल जैसे फुटबॉल के अंदर खिलाड़ी एक दूसरे को पास देते हुए चलते हैं, बॉल एक से दूसरे के पास जाती है, दूसरे तीसरे के पास जाती है, तीसरे चौथे के पास जाती है, चौथे पांचवें के पास जाती है, और बिल आखिर अगर खिलाड़ी अच्छे होते तो गोल कर देते। बिल्कुल यहां पे भी ऐसा ही है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, ये। लेकिन इसमें एक और चीज भी है जिसको हम क्या कहते हैं, ATPase, ये एक और कॉम्प्लेक्स है, इसको हम और क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, कैरियर तो नहीं, प्रोटॉन पंप। ठीक, अब इसके अंदर ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है, ये डबल एक्शन ब्राइट की तरह है, ये सिर्फ एक काम नहीं करता बल्कि ये दो काम करता है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है और दूसरा इसमें क्या है, ये प्रोटॉन कैरियर है। इसमें NADP सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है,
बल्कि वो प्रोटॉन कैरियर। और यहां पर हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स, अब यहां कितने कॉम्प्लेक्स हो गए? एक एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और तीसरा एटीपीएज कॉम्प्लेक्स। अब ये सब के सब, ये पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स और ये फोटो सिस्टम सब मिलकर, ये सारा मिलकर जहां क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, this is called reaction center। यानी असल में काम यहां हो रहा है, all the reaction is going to be takes place। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, हम 4th चैप्टर में पढ़कर आए कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है या सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इसलिए कि वो फॉस्फोलिपिड के लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है और उसमें फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसीलिए हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, ये मोज़ेक की तरह उस फ्लूइड के अंदर इस मेम्ब्रेन जो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी है, फ्लूइड है, उसमें मूव करते रहते। जब इन्हें काम करना होता है तो ये क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। ये मेरा कमरा है, इसके अंदर क्या है, दीवार है, सब फिक्स है। दरवाजा है, मुझे यहां से जाना है, दरवाजा फिक्स है। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं इस दरवाजे से जाऊंगा, वहां तक दरवाजा, फिर बाहर निकलूंगा। लेकिन अगर ऐसा जमाना आ जाए, आप सोचें ना कि जमाना कैसा आ जाए कि मैं यहां से निकलना है, मैं दरवाजे कहूं रिमोट से इधर आ जाओ और मैं इधर से निकल जाऊं। फिर मुझे यहां से निकलना है तो मैं दरवाजे से कहूं रिमोट से अपनी उंगली से कम है और मैं फिर वहां से निकल जाऊं। यानी मुझे चलना ना पड़े, दरवाजा चल के खुद आए और मैं चल जाऊं। जैसे आपने आजकल देखा होगा, यहां तक तो हम पहुंच गए, हम दरवाजे के सामने दरवाजा खुल जाता है। बोले क्या सेंसर लगा हुआ है साहब, आप जैसे करीब जाते दरवाजा खुल जाता है। पहले खुद दरवाजा खोलना पड़ता था, यहां तक तो पहुंच गया और पता नहीं कोई जमाना ऐसा आ जाए कि ये सारी चीजें खुद ब खुद हो जाए। क्योंकि इंसान नेचर के बनाए हुए चीजों को देख देख क्या कर रहा है, इंसान ने कोई नई चीज नहीं बनाई। इंसान ने जो नेचर में फोर्सेस अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनको देख देख के नकल कर करके उस तमाम फोर्सेस को अप्लाई, जहाज बनाया किसको, परिंदों को देख के, उड़ना सीखा परिंदों को देख के। सारी चीजें जो है वो उसी तरीके से, जितनी परफेक्शन के साथ बर्ड्स उड़ते हैं, आज तक कोई जहाज उसको नहीं बना सका। तो सारी चीजें किस तरीके से बनाई गई, जेट प्रोपल्जन, आपको जेलीफिश जेट प्रोपल्जन करती हुई नजर आएगी। आपने उसको देखते हुए आप तेजी से जो है प्रेशर से पानी निकालो, नीचे ऊपर चले जाएंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं। जब ये सब चीजें आपने पढ़ ली हैं तो यहाँ पर आपने ड्रोन बना लिया, ड्रोन चल रहा है किसकी तरह, आपको स्टार फिश की तरह। स्टार फिश के जो ट्यूब फीड्स हैं उनके जरिए पानी इक्वली निकल रहा है। इसलिए आपने चारों कॉर्नर पे क्या कर दिया, ड्रोन के चारों कॉर्नर पे फैन लगा दिए इक्वली। अगर इसमें से किसी में भी एक की रफ्तार फैन की कम हो जाए तो ड्रोन एक साइड पे डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। ये सारा के सारा आपने किससे सीखा, ये सारी चीजें आपने किससे सीखी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सीखे। अल्लाह ताला ने बना के सारी चीजें आपको बना के सबक पढ़ा के भेजा है। इसीलिए कहा था कि हमने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, जो तुम भूल गए हो जाके उसे तलाश करो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वो जो अल्लाह ताला का बनाया, वो जो सारे उसने सारे इल्म सिखाए थे, और हमने जन्नत में छोटी सी अल्लाह ताला की बात ना मान के वो सारी की सारी चीज़ों को अब हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें वही हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख लें, सोलर सिस्टम आपने आज बनाया है, अल्लाह ताला को पता नहीं कब जब ये सब कुछ बनाया था तब बना के और इतना डिस्क्रीट लेवल पे बना के देते। आज आपके पास कोई भी पावर प्लांट इस डिस्क्रीट लेवल पे नहीं है। आप इतने बड़े बड़े पावर प्लांट बनाते हैं और इसने इतना छोटा सा पावर प्लांट बना के पूरी दुनिया को एनर्जी देगी। तो हमें उसके बनाने वाले को, उस बनाने वाले पे कोई शक कभी भी पैदा होना ही नहीं चाहिए। ये पूरा के पूरा क्या है, ये पूरा रिएक्शन सेंटर है जिसमें ये फोटो सिस्टम्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स सब मिलकर क्या बना रहे हैं, रिएक्शन सेंटर बना रहे हैं। यानी हमें क्या चाहिए, ये फोटो सिस्टम भी चाहिए, पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स चाहिए, फिर फोटो सिस्टम चाहिए, ताकि हमारे पास क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस का पहला हिस्सा हो सके, यानी लाइट रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो सके, केमिकल लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो सके, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। हमने बहुत दिनों तक इस रिक्वायरमेंट पे बात की, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट पे अगर हम बात नहीं करते
तो असल मौजू हम समझ ही नहीं सकते थे। अब हम आते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा। चीज़ें हमने सारी जमा कर ली, हमने रिएक्टेंट जमा कर लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी जमा कर ली, पिगमेंट्स का सारा कॉम्प्लेक्स जमा कर लिया, कहाँ ये सब चीज़ें हैं और कहाँ यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब इन चीज़ों को काम करना होगा, ये सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे इस फ्लूइड में मूव करते हुए। और क्या कर, मुझसे अक्सर और बेशतर ये स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर ये बताइए कि इसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स किस जगह पर है, ये फोटो सिस्टम्स किस जगह पर हैं। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द पोजिशन ऑफ दीज, आइदर दे आर प्रेजेंट एट द स्टैक्ड thylakoid membrane or non-stacked thylakoid membrane. We can say mostly it is going to be takes place. The antenna complex or the pigments are located here, while the other photosystem is present here, or maybe they may move towards here to collaborate. लेकिन ये सब के सब एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में मिलकर काम करते हैं। ये नहीं हो सकता ये यहाँ से वहाँ पहुंचे फिर वहाँ से वहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अजीज तालिब इल्मों, हमने सारी की सारी बातें किस तरीके से कर ली, हमने इस तरीके से पूरे सिस्टम को डेवलप कर लिया कि हमें क्या चाहिए। अब हम चलते हैं कि हमें ये काम कैसे करना है, कितने स्टेप में करना है, या नेचर ये सब काम कितने स्टेप में करती है और कैसे होता है। तो आइए, मैंने अभी रॉबर्ट हिल की बात की थी, और रॉबर्ट हिल उसने बताया था कि ये दो फेजेस में, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या क्या है, ताकि फिर हम उसके बाद देखेंगे कि उसमें हमें करना क्या क्या है और कैसे करना है, या ये तमाम प्रोसेस होता कैसे है, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम, तो मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस, photosynthesis is consists of two phases. पहले वाले को हमने क्या कहा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरे वाले को हमने क्या कहा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको सिंपली पहले लाइट रिएक्शन और इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, लेकिन जब लाइट डार्क रिएक्शन कहा जाने लगा तो मुझ जैसे जरा बेचारे वीक स्टूडेंट होते हैं, ज़हनी तौर पर वो समझने लगे कि ये दिन में होता है और ये रात में होता है, यानी अंधेरे में होता है। ऐसा कुछ याद रख लीजिए कि जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होता है वैसे ही ये शुरू हो गया, और ये भी दिन में होता है, ये भी दिन में होता है, क्योंकि ये रिएक्शन दिन में होता है और ये फौरन इसके बाद होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड रिएक्शन हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में बन गया प्रोडक्ट फिर रात तक का इंतजार क्या क्या अंधेरा होगा। हाँ, अलबत्ता क्या है, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी लाइट एनर्जी रिक्वायर है। अगर ये नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये प्रोसेस नहीं होगा, ये फेज होगा ही नहीं। और इसके लिए एनर्जी ऑफ लाइट या फोटोन इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर इसके लिए ही रिएक्शन तो ये भी है, और रिएक्शन बगैर एनर्जी के होता नहीं है। तो इसके लिए रिक्वायर केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो यहां बनी है और स्टोर हुई है। मैंने जैसे कहा था कि आपके पास अगर सोलर लगा हुआ है तो ऊपर से जो एनर्जी किसमें स्टोर हुई है, बैटरी में, अब वो आपके घर के एप्लायंसेस को चलाएगी। और अगर रात है तो सोलर सिस्टम काम ही नहीं करेगा, तो ये भी काम नहीं करेगा।
तो इसीलिए यहां तो आपके घर में तो स्टोर हो जाती है वो आके, और फिर वो जो है जब चाहे आप उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ सब यहाँ तो साइमल्टेनियस रिएक्शन है। अब जब रिएक्शन है तो इसके लिए आपको रिएक्टेंट भी चाहिए, और जब आपको इसके लिए रिएक्टेंट चाहिए तो इसका रिएक्टेंट कौन सा है? बोले इसका रिएक्टेंट कुछ भी नहीं है, इसका रिएक्टेंट वो है। क्यों? इसलिए कि हमें क्या कौन सा प्रोसेस करना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका रिएक्टेंट कौन सा है? इसका रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमने यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कार्बन चाहिए। इसलिए ये कार्बन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसके प्रोडक्ट दो होंगे इस रिएक्शन के अंदर जो हमें चाहिए। एक वो केमिकल जिसमें एनर्जी स्टोर हुई है, हमने कहा था ATP, और दूसरा वो केमिकल जिसमें स्टोर हुई है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी स्टोर हुए हैं, NADPH। NADP किसमें कन्वर्ट हो गया? NADP। ये दोनों क्या है? ये दोनों। यहां प्रोडक्ट क्या बने? यहां पे प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बने। हम अपनी आसानी के लिए ग्लूकोज का नाम ले देते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी के सिर्फ ग्लूकोज बनते हैं। ट्रायोज भी बनते हैं, हेक्सोजेस भी बनते हैं, सुक्रोज भी बनता है, और फिर स्टार्च भी बनता है। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स में भी ट्रायोज और हेक्सोजेस। इसीलिए मैंने यहाँ पर जर्नलाइज फार्मूला लिखा है कार्बोहाइड्रेट का, यानी हम क्या बना रहे हैं? प्राइमरी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जो कि बाद में एनर्जी भी देगा हमें, और दूसरे तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सबके लिए किसका काम करेगा? नेक्स्ट, अब ये इसका साइट का, इसका साइट इन क्लोरोप्लास्ट। मैंने अभी बताया कि इसका साइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस जगह पर होगा? इसका एट थायलेकॉइड। थायलेकॉइड। और ये इसका साइट क्या है? इन स्ट्रोमा। ये कहां पर होगा? स्ट्रोमा। हमें पता चलता जा रहा है कि दोनों का कंपैरिजन क्या है, यहां क्या होना है, वहां क्या होना है। ये जो है क्या है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या? साइक्लिक प्रोसेस वो जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेप इज द सेम, या प्रोडक्ट इज द सेम, कि जहां से चले हैं वहीं वापस चलकर आते, हम उसे क्या कहते हैं? साइकिल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे जहां से चलेंगे वहां वापस नहीं आएंगे। इसलिए जनरली, यूजुअली, कभी कभी साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए इट इज जनरली नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ये जो है क्या है? ये डेफिनेटली साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक। मैंने जैसे बताया कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। कौन से केमिकल्स में? ये दो केमिकल। और यहां क्या हो रहा है? यहां पे ये वाली केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? फूड एनर्जी में, यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। इसके बाद अब ये जो रिएक्शन है, ये भी 4 स्टेप्स में पूरा हो रहा है। 4 स्टेप्स कौन करेंगे? इसमें 4 मेन प्रोसेसेस हो रहे हैं। कंप्लीट इन, यानी कंप्लीट इन 4 मेन स्टेप्स, या हैव मेन 4 स्टेप्स। कौन कौन सा? सबसे पहले एक प्रोसेस जिसको क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। ये बाद में बात करेंगे कि फोटोलाइसिस क्या है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में कहां कहां से चलता हुआ चेन की सूरत में
कौन से किसके पास, किससे किसके पास, किससे किसके पास, किससे किसके पास, किससे किसके पास, और आखिर वो जहां से सफर शुरू कर रहा है फिर कहां अपना सफर खत्म कर रहा है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तीसरा, इसके अंदर NADP कन्वर्जन ऑफ, यानी रिडक्शन ऑफ NADP into NADPH2। चौथा स्टेप इसमें कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी क्या? फोटो फॉस्फोर। हमने शुरू में बात की थी इंट्रोडक्शन में कि ATP बनाने को हम क्या कह रहे हैं? फॉस्फोरिलेशन। और अगर उसके लिए लाइट एनर्जी आ रही हो तो फोटोफॉस्फो। ये 4 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इस यहां पे मैंने कहा ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये हैव मेनली 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से? नंबर 1 क्या कहलाता है? कार्बोऑक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है। किसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आके बंधन बांध रहा है, शादी कर रहा है, सब कुछ ठीक। किसके साथ कर रहा है ये बात भी नहीं बता रहा। नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ 3PGA। ये नहीं PGA, पीना नहीं है, ये 3 PGA। हाँ, कोई पेप्सी कोला है, बोले 3 पेप्सी कोला पी लिए, बोले नहीं। ये एब्रीविएशन है किसका? 3-फॉस्फो ग्लाइसैरिक एसिड, या हम इसको ग्लाइसिरेट भी कहते हैं। चलो बेहतर स्टूडेंट, सर आपने तो ग्लाइसैरिक एसिड पढ़ाया था किताब में, तो ग्लाइस ये क्या चीज होती है? ये बाद में बताऊंगा क्यों इनके 2 नाम हैं। नंबर 3 के अंदर रिकवरी ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट को हम दोबारा हासिल कर रहे हैं। रिकवरी ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये हमारे पास स्टेप्स। लेकिन हम चलेंगे कहां से? इस राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से चलेंगे। वापस कहां आएंगे? इस राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट पर आ जाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या हो गया? ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इसलिए मैंने कहा था ये साइक्लिक। नेक्स्ट टाइम, आज के लिए मेरा ख्याल से इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम पहले इसको डिटेल में कि ये सब कुछ कैसे होता है, फिर उसके बाद इसे डिटेल में बात करेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि लाइट कन्वर्जन मुख्तलिफ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये किस तरीके से स्टोर होके काम करती है। थैंक यू।